गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आपको तो पता ही है कोविड-19 बीमारी के कारण हमारे स्कूल अभी बंद हैं। ऐसा हमारी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। अब जब हम घर पर हैं तो हमारी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कक्षा 6 से 8 के कक्षाओं का प्रसारण यहाँ होता है। तो आज भी आप लोग तैयार हैं यह कार्यक्रम देखने के लिए। और हाँ, अपनी कॉपी और कलम लेना ना भूलें ताकि आप आवश्यक बातों और अपने सवालों को नोट कर सकें। तो तैयार हैं ना आप आज की क्लास के लिए। आज के इस एपिसोड में हम लोग गणित की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले कक्षा 6 में हम रिवीजन करेंगे पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं की। उसके बाद कक्षा 7 में सीखेंगे ज्यामितीय आकृतियों की समझ। उसके बाद शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता से संबंधित एक वीडियो देखेंगे आज क्या सीखा, जिसे हम लोगों को अपने मम्मी पापा और घर के सभी बड़ों के साथ देखना है। और फिर अंत में हम लोग कक्षा 8 में पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पूर्ण संख्या। आहा, दादाजी दादाजी, एक आम मिला। अब हम दोनों मिलकर इसे खाएंगे। ठीक है बेटा, बहुत सारे आम गिरे हैं। पहले मैं उन्हें चुनकर ले आता हूँ, फिर मैं तुम्हें आम खिलाऊंगा। दादाजी, मैं भी आपकी मदद करता हूँ आम लाने में। ठीक है, चलो चलते हैं और सारे आम चुनकर लाते हैं। दादाजी, हमारे पास कितने आम हो गए? अभी गिनकर बताता हूँ। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने 1 से गिनना क्यों शुरू किया? बेटा, गिनती की संख्या 1 से ही शुरू होती है और इन्हें हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी प्राकृत संख्या हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे। लेकिन सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही नहीं, इससे आगे तुम जहां तक गिन सकते हो सभी प्राकृत संख्याएं हैं। और हाँ, इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्राकृत संख्या अनगिनत है। बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या शून्य भी प्राकृत संख्या है? नहीं, किसी भी चीज की गिनती 1 से शुरू होती है, इसलिए 1 और उसके आगे की संख्या ही प्राकृत संख्या है। अच्छा, अगर शून्य प्राकृत संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है? शून्य पूर्ण संख्या है। तो क्या गिनती की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? नहीं, गिनती की संख्या भी पूर्ण संख्या है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई। अब चलती हूँ। चलो पार्क में झूला झूलते हैं। दादाजी, मैं आम रखकर आता हूँ। ये लो, खा लो। अब 9 आम बचे हैं। 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9 है। दादाजी, मतलब ये हुआ कि किसी प्राकृत संख्या में 1 घटाने पर उसका पूर्ववर्ती मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर हम किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ते हैं
तो उसका परवर्ती मिलता है। ठीक है, मैं समझ गया। जिस तरह 2 का पूर्ववर्ती 3 है, उसी तरह उसका पूर्ववर्ती 1 होगा। लेकिन ये बताओ दादाजी कि 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या नहीं है। 1 को छोड़कर हर प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती होता है। इसी तरह 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती होता है। चूंकि 0 पहली पूर्ण संख्या है, इसलिए इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। संख्या रेखा पर गिनती की सारी संख्याएं इसके बाद ही होती हैं। ये रेखा पर संख्या को कैसे व्यवस्थित करते हैं? देखो पेड़, हम एक रेखा खींचकर उस पर एक बिंदु अंकित करते हैं, और उसे 0 मान लेते हैं। इसके बाद इससे दाईं ओर समान दूरी पर बिंदु अंकित करते जाते हैं और उस पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 और आगे की संख्याओं को रखते हैं। इस पर हम आसानी से संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकते हैं। परंतु संख्या रेखा पर ये सारी क्रियाएं कैसे संभव है? संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संगत योग और बाईं ओर चलने पर संगत व्यवकलन प्राप्त होता है। अगर हमें 3 और 2 का योग और व्यवकलन करना हो तो संख्या रेखा पर कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ। पहले हम संख्या रेखा पर अंकों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद 3 और 2 के योग के लिए 3 से दाईं ओर 2 कदम चलेंगे, जिससे हमें उसका योग 5 मिलेगा, और व्यवकलन के लिए 3 से बाईं ओर 2 कदम चलेंगे, जिससे हमें उसका व्यवकलन 1 प्राप्त होगा। योग और व्यवकलन तो मैंने सीख लिया। अब ये बताओ कि गुणन की क्रिया संख्या रेखा पर कैसे करेंगे? 0 से प्रारंभ करके समान दूरी के कदम से गुणनफल प्राप्त होता है। अगर हमें 4 को 2 से गुणा करना हो तो हम पहले 0 से 4 कदम दाईं ओर चलकर 4 पर पहुंचेंगे, और अगला कदम भी 4 अंकों का ही होगा। इस तरह 4 अंकों का 2 कदम दाईं ओर चलने पर 8 मिलता है। यही 4 और 2 का गुणनफल होगा। तुमने तो इतनी जटिल क्रियाओं को आसानी से समझा दिया। अब मुझे विभाजन की क्रियाओं को भी समझाओ। तो सुनो, एक संख्या से विभाजन का अर्थ है कि उस संख्या को बार बार घटाना। जैसे 8 को 2 से विभाजित करने के लिए 8 में 2 को तब तक घटाएंगे जब तक उसका अंतर 0 न आ जाए। 8 में 4 बार 2 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। इसलिए 8 और 2 का भागफल 4 होगा। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, अब मैं घर चलता हूँ। दादाजी, पूर्ण संख्या के क्या गुण हैं? देखो बेटा, पूर्ण संख्या का योग और गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होती है। साथ ही 0 के साथ किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल हमेशा 0 होता है, जबकि 0 से उसका विभाजन परिभाषित नहीं है। और कौन-कौन से गुण हैं? पूर्ण संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुणा
और विभाजन के लिए कई नियम हैं। क्या क्या? पूर्ण संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमय होता है। दादाजी, क्रम विनिमय का मतलब क्या है? क्रम विनिमय से तात्पर्य है कि संख्याओं का क्रम बदलने से भी उनका योग और गुणनफल समान रहता है। जैसे 2 और 3 के योग में 2 को 3 से जोड़ें या फिर 3 को 2 से, उनका योग 5 ही होता है। ठीक उसी तरह 2 को 3 से गुणा करें या 3 को 2 से, उनका गुणन 6 ही होगा। दादाजी, साहचर्य नियम क्या है? अगर हमें 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का योग और गुणन करना हो तो किसी भी युग्म का योग और गुणन पहले कर सकते हैं और अगली पूर्ण संख्या को उनमें जोड़ या गुणा कर सकते हैं। कैसे? देखो, मैं समझाता हूं। अगर हमें 2, 3 और 4 का योग करना हो तो हम 2 और 3 को पहले जोड़ते हैं और इनके योग 5 में 4 को जोड़ते हैं, जिससे इनका कुल योग 9 मिलता है। इनका क्रम बदलकर बताओ दादाजी। हम 4 और 2 को पहले जोड़ते हैं और इनके योग 6 में 3 जोड़ते हैं, तब भी हमें कुल योग 9 ही मिलता है। इसी तरह इनका गुणन करना हो तो पहले 2 से 3 को गुणा करते हैं और इनके गुणन 6 में 4 को गुणा करते हैं, जिससे इनका कुल गुणन 24 मिलता है। क्रम बदलकर अगर हम 3 और 4 का गुणन पहले करें और इनके गुणन 12 को 2 से गुणा करें, तब भी 24 ही मिलता है। दादाजी, इससे क्या फायदा है? साहचर्य गुण से सरलता से योग और गुणा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसे हम व्यवकलन और विभाजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, व्यवकलन और विभाजन में इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या का व्यवकलन और विभाजन क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, पर दादाजी, क्या बड़ी संख्याओं का गुणन हम साहचर्य नियम से आसानी से कर सकते हैं? नहीं, बड़ी संख्याओं के गुणन के लिए हम बंटन नियम का प्रयोग करते हैं। ये बंटन नियम क्या है? बंटन का मतलब वितरण से है। अगर हमें 12 को 35 से गुणा करना हो तो हम 12 को 10 और 2 के योग 10 जमा 2 में वितरित करेंगे। फिर 35 को 10 और 2 दोनों से गुणा करके उनका योग निकालेंगे। 35 को 10 से गुणा करने पर 350 और 2 से गुणा करने पर 70 मिलेगा और दोनों का योग 420। इस तरह हम आसानी से बड़ी संख्याओं का गुणन कर सकते हैं। दादाजी, अगर हमें 35 और 8 का गुणन करना हो तो बंटन नियम से कैसे करेंगे? मैं बताता हूं। देखो, 8 को हम 10 और 2 के व्यवकलन के रूप में 10 घटा 2 वितरित करेंगे। फिर 35 से 10 और 2 का गुणन कर उनका व्यवकलन निकालेंगे। 35 और 10 का गुणन 350 और 35 और 2 का गुणन 70 का व्यवकलन 280 होगा और यही 35 और 8 का गुणनफल भी। दादाजी, अगर बड़ी संख्याओं का जोड़ या घटाव करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए प्रतिरूप का उपयोग करते हैं। अगर हमें 117 और 98 का योग निकालना हो तो हम 98 को 100 और 2 के व्यवकलन
100 घटा 2 के रूप में वितरित करेंगे। फिर 117 और 100 का योग 227 में 2 को घटाएंगे और हमें 225 प्राप्त होगा। ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ दादाजी, आप भी सो जाओ। सारांश। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या है। शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। किसी संख्या में 1 जोड़ने पर उस संख्या का परवर्ती मिलता है और 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। जिस रेखा पर संख्याओं को व्यवस्थित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। इस पर योग, व्यवकलन, गुणन और भाग की क्रिया भी की जाती है। संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संगत योग और बाईं ओर चलने पर संगत व्यवकलन प्राप्त होता है। शून्य से किसी संख्या का विभाजन संभव नहीं है। पूर्ण संख्याओं के योग और गुणनफल के लिए क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन या वितरित पूर्ण संख्याओं के योग और गुणफल के लिए क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन या वितरित नियम की मदद भी लेते हैं। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: क्या गिनती की संख्याएं पूर्ण संख्या है? उत्तर: हां, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। प्रश्न: 20 की परवर्ती संख्या कौन सी होगी? उत्तर: 20 जमा 1 बराबर 21। प्रश्न: शून्य की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? उत्तर: शून्य की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। प्रश्न: 2 जमा 5 जमा 8 का योग साहचर्य नियम का प्रयोग कर निकालें। उत्तर: 2 जमा 8 जमा 5 बराबर 10 जमा 5 बराबर 15। प्रश्न: बंटम नियम से 30 को 45 से गुणा करें। उत्तर: 30 गुणा 45 बराबर 30 गुणा 40 जमा 5 बराबर 30 गुणा 40 जमा 30 गुणा 5 बराबर 1200 जमा 150 बराबर 1350। हेलो दोस्तों, मेरे दोस्तों, जरा सोचो कि तुम्हारे स्कूल में किसी दूसरी कक्षा के बच्चे रस्साकशी का मजेदार खेल खेल रहे हैं। इस रस्सी के बीच में एक लाल धागा बंधा हुआ है। अब मान लो कि तुम्हें उन सब बच्चों के नाम नहीं मालूम हो, तो तुम उन्हें कैसे बुलाओगे? शायद कुछ ऐसे कि अरे लाल धागे के बाईं ओर के तीसरे लड़के, जरा और दम लगाओ, खाना नहीं खाया क्या? जरा देखो तो लाल धागे के दाहिनी ओर का 5वां लड़का कितना जोर लगा रहा है। अब अगर तुम्हें इनके नाम पता होते तो इतनी मुसीबत तो नहीं उठानी पड़ती। चलो अच्छा है, गणित में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तो सभी संख्याओं के नाम होते हैं और उन्हें दर्शाया भी जाता है। जानना चाहते हो कैसे? तो ये देखो। जैसे कि तुम जानते हो कि उत्तर की विपरीत दिशा दक्षिण है और पूर्व की विपरीत दिशा पश्चिम है। बिल्कुल इसी तरह धनात्मक पूर्णांक भी ऋणात्मक पूर्णांकों के विपरीत होते हैं और उन्हें एक दूसरे की विपरीत दिशा में लिखा जाता है। तो आओ दोस्तों, अब हम इस पाठ में इन्हीं पूर्णांकों के क्रम के बारे में थोड़ा और जानते हैं।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इस पाठ में हम क्या-क्या सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का क्रम। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के कुछ गुण। ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों के विपरीत हैं, इसलिए इन्हें शून्य से बाईं ओर निरूपित करते हैं, और धनात्मक पूर्णांक शून्य के दाईं ओर होते हैं। 2 और ऋण 2 को शून्य से दोनों ओर समान दूरी पर रखते हैं। इस तरह संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक शून्य के बाईं ओर अनंत तक और धनात्मक पूर्णांक शून्य से दाहिनी ओर अनंत तक क्रम से दर्शाए जा सकते हैं। संख्या रेखा को ध्यान से देखकर हम समझ सकते हैं कि दाईं ओर स्थित हर पूर्णांक अपने बाईं ओर के पूर्णांक से बड़ा होगा। जैसे 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से। उदाहरण के लिए, अगर दिल्ली का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, लखनऊ का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है और पटना का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, तो किस जगह का तापमान सबसे अधिक है? पटना का तापमान, है ना? यानी 26 25 से बड़ा है और 27 26 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर शून्य से जितना भी हम दाहिने की ओर जाते हैं, उतना घनात्मक पूर्णांक में बढ़त होती है। इस तरह प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। संख्या रेखा पर हम देख सकते हैं कि बाईं ओर स्थित हर ऋणात्मक पूर्णांक अपने दाईं ओर के ऋणात्मक पूर्णांक से छोटा होगा। जैसे ऋण 2 ऋण 1 से छोटा है, ऋण 4 ऋण 3 से छोटा है। 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। उदाहरण के रूप से, अगर दार्जिलिंग का तापमान ऋण 1 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का तापमान ऋण 2 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर का तापमान ऋण 3 डिग्री सेल्सियस है, तो किस शहर का तापमान सबसे कम है? श्रीनगर का तापमान, है ना? शिमला का तापमान श्रीनगर से ज्यादा है। दार्जिलिंग का तापमान है इनमें से सबसे ज्यादा। यानी संख्या रेखा के हिसाब से ऋण 3 है सबसे छोटा, ऋण 2 है उससे बड़ा और ऋण 1 है सबसे बड़ा। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि संख्या रेखा पर शून्य से जितना भी हम बाएं की ओर जाते हैं, उतना ही ऋणात्मक पूर्णांक घटता जाता है। इस तरह प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। कोई संख्या जितनी बड़ी होगी, उसकी विपरीत संख्या उतनी ही छोटी होगी। जैसे कोई संख्या 7 है, विपरीत संख्या ऋण 7, तो 7 धन ऋण 7 बराबर 0। संख्या रेखा पर आसानी से समझा जा सकता है। 0 के दाईं ओर जितनी दूर कोई संख्या स्थित है, उसके विपरीत 0 के बाईं ओर वो संख्या उतनी ही दूर स्थित होगी। जैसे किसी शांत तालाब में सतह से जितने ऊपर सूरज आकाश में चमकता है, उसका आभासी प्रतिबिंब सतह से नीचे गहराई में ठीक उतने ही नीचे बनता है।
जरा देखें कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। कोई धनात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी उसकी विपरीत ऋणात्मक संख्या उतनी ही छोटी। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। इन चित्रों को देखिए। क्या आपको इनमें कोई खास बात नजर आ रही है? अब देखिए, इस रेखा को वस्तु के बिल्कुल बीच में खींचने से क्या होता है। आप देख रहे हैं कि वस्तु के दो भाग जो रेखा के दोनों तरफ हैं, एक दूसरे से बिल्कुल समान हैं। यदि वस्तु को रेखा के अनुदिश मोड़ेंगे तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे। इसी संकल्पना द्वारा ही हमें प्रकृति में पाई वस्तुएं इतनी खूबसूरत लगती हैं। जरा सोचिए, यदि इस रेखा के दोनों तरफ समानता नहीं होती तो यही वस्तुएं कैसी लगती, हम कैसे लगते। आपने देखा कि प्रकृति सममिति की संकल्पना का इस्तेमाल करके जीव व वनस्पति को सुंदर बनाती है। इसी प्रकार ज्यामिति में सममिति की संकल्पना समझी जा सकती है। इन ज्यामितीय आकृतियों को देखिए। इनके बीच से इस रेखा को खींचकर हम देख सकते हैं कि रेखा के दोनों तरफ के भाग बिल्कुल समान हैं। आइए इस पाठ में समद्विबाहु त्रिभुज की सममिति पर और विचार करें तथा सममिति रेखा या अक्ष के बारे में जानकारी लें।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इस पाठ में हम क्या-क्या सीखेंगे। इस पाठ का उद्देश्य है सममिति की संकल्पना जानना, सममिति अक्ष या सममिति रेखा के बारे में जानना, दो बिंदुओं की सममित रेखा का अस्तित्व जानना। अब जब सममिति के बारे में सीख रहे हैं तो पहले ये तो जान लें कि भला सममिति किस चिड़िया का नाम है। इसके बारे में जानने के लिए हर चरण पर बारी-बारी से क्लिक करो। एक कागज पर एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसका आधार BC है। BC के मध्य बिंदु को D से अंकित कीजिए। त्रिभुज को कागज में से काट लीजिए। इस त्रिभुज को रेखा AD के अनुदिश मोड़िए। कागज को दबाकर खोलने पर AD के अनुदिश निशान बनेगा। इस निशान पर त्रिभुज ABC दो समान भागों में बंटता है। इसलिए यदि आपको ऐसा त्रिभुज का एक भाग दिया हो तो आप दूसरा भाग खींच सकते हैं। इस कारण हम कहते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज AD के आसपास सममित है। रेखा AD को सममिति रेखा या सममिति अक्ष कहते हैं। जो कुछ भी सीखा वो दिमाग से रफू चक्कर ना हो जाए, इसलिए चलो एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं। हर चरण पर बारी-बारी से क्लिक करो। लेकिन अगर सारी बात दिमाग में आ गई हो तो फिर सीधे इस टिप्पणी को एक बार ध्यान से देख लो। तो अब तक तुम सब सममिति की परिभाषा जान चुके हो। साथ ही समद्विबाहु त्रिभुज के उदाहरण के द्वारा तुम सममिति की इस अवधारणा को और भी स्पष्ट रूप से समझ चुके हो। तो आओ अब बिंदुओं की सममित रेखा के बारे में जानते हैं। बिंदु ज्यामितीय से संबंधित एक आधारभूत अवधारणा है। हम यह जानेंगे कि दो बिंदुओं की सममिति रेखा होती है या नहीं। इसे भी हम कागज पर की गई एक गतिविधि के द्वारा समझेंगे। इसके बारे में जानने के लिए हर चरण पर बारी-बारी से क्लिक करो। पतले कागज पर दो बिंदु A और A' अंकित कीजिए। चित्र देखिए। A और A' को मिलाइए। A और A' का लंब समद्विभाजक L खींचिए। यह A' को M पर प्रतिच्छेदित करेगा। अब कागज को L के अनुदिश मोड़िए। कागज को मोड़ने पर हम ये देखेंगे कि बिंदु A और A' संपाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेखा L, A और A' बिंदुओं की सममित रेखा है।
इसे हम इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं, L के सापेक्ष A डैश व A सममित हैं। हमने देखा कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर डाला गया समद्विभाजक लंब बिंदुओं की सममिति रेखा या अक्ष होता है। सममिति रेखा की इस अवधारणा को तुमने कागज पर की गई गतिविधि के द्वारा समझा। तो आओ इसी गतिविधि को अब हम सममिति रेखा की विशेषताएं जानने के लिए दोहराते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हर चरण पर बारी-बारी से क्लिक करो। तो हमने अब तक सीखा कि किसी आकृति की सममिति रेखा या अक्ष आकृति को बराबर हिस्सों में बांटती है। ये दोनों हिस्से अपने अंशों में एक दूसरे के संपाती होते हैं। इसलिए किसी सममिति आकृति के आधे दिए गए भाग के आधार पर उसके शेष आधे भाग को पूरा किया जा सकता है। इसके बारे में जानने के लिए हर चरण पर बारी-बारी से क्लिक करो। मान लीजिए रेखा L के बाहर बिंदु Q है। हमें ऐसा बिंदु Q डैश निकालना है जो L के सापेक्ष Q के सममिति हो। हम पहले Q से L पर लंब खींचेंगे जो L को बिंदु N पर मिलेगा। अब हम QN को Q डैश तक उतना बढ़ाएंगे जिससे QN बराबर NQ डैश हो। अब रेखाखंड L Q डैश का लंब समद्विभाजक होगा। हमें Q का सममिति बिंदु Q डैश मिल गया है। तो आओ जरा देखें कि इस पाठ में हमने क्या-क्या सीखा। सममिति रेखा या सममिति अक्ष किसी भी आकृति के तल में स्थित ऐसी रेखा है जो जब इस तल को उस रेखा के अनुदिश मोड़े तो आकृति के दोनों भाग अपने सब अंशों में एक दूसरे के साथ संपाती हों। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक इन बिंदुओं का सममित अक्ष होता है। दो बिंदुओं की सममिति रेखा का विशेष गुणधर्म है कि इन बिंदुओं के सममिति रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु इनसे समान दूरी पर होता है। किसी सममिति आकृति का आधा भाग दिया हो तो उसको सममिति की जानकारी द्वारा पूरा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले वर्ग संख्याओं के कुछ और रोचक प्रतिरूप के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि संख्याओं का वर्ग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। अब के रोचक प्रतिरूप में हम यह पता लगाएंगे कि किसी दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं हमने कोई वर्ग संख्याएं ले ली 9 व 16। 9 3 का वर्ग है व 16 4 का वर्ग है। तो 9 व 16 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो हम गिनकर बता सकते हैं कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारी संख्याएं हैं जो एक पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो यह कितनी है यह पता लगाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हमें मालूम है कि 9 3 का वर्ग संख्या है व 16 4 का। तो यह बताइए 3 व 4 में छोटा कौन है। जी हाँ, 3 छोटा है। तो हम 3 को ले लेंगे और इस 3 को हम n मान लेंगे। इस n को जब हम 2 गुना कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा
कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6। तो आप इस तरीके से यह पता लगा सकते हैं कि कितनी वर्ग संख्याएं हैं जो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 144 व 169 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो इसके लिए हम दोबारा यह देखेंगे कि 144 व 169 12 व 13 का पूर्ण वर्ग संख्या है। 12 जो कि 13 से छोटा है उसे हमें क्या मानना है? n मानने के बाद हम क्या करने वाले हैं उसे 2 गुना। तो 2 गुने 12 कितना हो जाएगा? जी हाँ 24। यानी कि 144 व 169 के बीच में 24 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो था ना यह भी एक रोचक प्रतिरूप। तो आइए अब हम कुछ और रोचक प्रतिरूप जानें। इस रोचक प्रतिरूप के लिए मैं चिंकी व चिंटू को बुलाना चाहूंगा। चिंकी व चिंटू हमें विषम संख्याओं के बारे में बताएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने सेब हैं? जी हाँ, यहाँ कुल 5 सेब हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह 5 सेब आपको चिंकी व चिंटू के बीच में बांटने हैं, तो आप किस प्रकार बांटेंगे? अगर हम इस प्रकार देखें तो 2 सेब चिंकी के पास गए व 2 सेब चिंटू के पास गए और 1 सेब हमारे पास बच गया। तो आप कह सकते हैं कि विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे अगर हम किसी भी 2 वस्तुओं के बीच बांटे तो हमारे पास आखिरी में 1 रह जाता है। तो अगर हम प्राकृत संख्याओं में देखें तो कुछ यह संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 व 17। अब इस रोचक प्रतिरूप में अगर हम पहली n विषम संख्याओं का योग करें यानी कि जोड़ें, तो हमें n के वर्ग संख्या के बराबर संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर हम पहली 2 संख्याओं यानी कि 2 विषम संख्याओं का योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? और 4 2 का वर्ग संख्या होता है। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि मैं पहले 4 विषम संख्याओं का योग करूं तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 कितने के बराबर है? 16। और 16 क्या होता है? 4 का वर्ग संख्या। था ना यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्याओं का रोचक प्रतिरूप। आइए अब हम आगे चलें। अब हम संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं यह जानेंगे। जब हमारे पास छोटी संख्याएं होती हैं, जैसे अगर मुझे 4 का वर्ग निकालना हो तो मैं 4 गुना 4 करता हूँ और मुझे प्राप्त होता है 16। तो मैं कहता हूँ कि 16 4 की वर्ग संख्या है। इसी प्रकार अगर मैं 5 का वर्ग निकालना चाहूँ तो मैं 5 गुना 5 करता हूँ और वह होता है 25। तो 25 भी है 5 की वर्ग संख्या। इसी प्रकार अगर मुझे कोई बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखें। अगर हमारे पास 2 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले हम उसका प्रसारित रूप लिखेंगे। उसके बाद उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको एक सूत्र याद हो, a प्लस b का वर्ग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो a का वर्ग जोड़ 2ab जोड़ b का वर्ग। तो हम इसी सूत्र को योग में लाएंगे। तो a की जगह 20 है व b की जगह 3। तो 20 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 2 गुना 20 गुना 3, जो कि हमारे पास कुल हो जाएगा 400 जोड़ 9 जोड़ 120, जो कि बराबर होगा 520 जोड़ 9। और अंतिम में हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वह 23 का वर्ग होगा, जो कि 529 है। यह तो 2 अंकों के लिए हम यह सूत्र को अपना सकते हैं, मगर अगर हमारी संख्या 2 अंकों से ज्यादा की है तब हम क्या करें? तब हम विकर्ण तरीका अपना सकते हैं। विकर्ण तरीके में हम सबसे पहले यह देखते हैं कि जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है उसके कितने अंक हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 256 लिया है, तो 256 में हुए कुल 3 अंक। तो अब हम एक वर्ग बनाकर 3 से कम 1 कम यानी कि 2 बराबर दूरी पर लंबवत रेखाएं बनाएंगे। इसी प्रकार 2 क्षैतिज रेखाएं भी बराबर दूरी पर बनाएंगे। इस दौरान हमने एक वर्ग को कई छोटे छोटे वर्गों में बदल दिया। अब हम हर छोटे वर्ग को उनके विकर्ण बना देंगे। तो इस प्रकार हम जितने भी हमारे छोटे वर्ग हैं सबके अपने अपने विकर्ण बना दिए। अब हम दी हुई संख्या
के अंकों को लंबवत रेखा के ऊपर बाईं ओर से लिखेंगे और क्षैतिज रेखा के बाईं ओर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम दोनों तरफ दी हुई संख्या लिख लेंगे। अब वर्ग के बाईं ओर लिखे प्रत्येक एक अंक को लंबवत रेखा के ऊपर लिखे अंक के क्रमबद्ध गुणा करेंगे और प्राप्त गुणनफल को इस प्रकार लिखेंगे कि दहाई अंक सापेक्ष उपवर्ग के विकर्ण के ऊपर हो व इकाई अंक विकर्ण के नीचे लिखे जाएं। तो जैसे 2 गुना 2 हो गया 4, तो शून्य हुआ दहाई पे तो मैंने शून्य को विकर्ण के ऊपर लिखा, व 4 हुआ इकाई पर तो मैंने 4 को विकर्ण के नीचे। इसी प्रकार हम वर्ग के बाईं ओर लिखे प्रत्येक अंक को लंबवत रेखा के ऊपर लिखे अंक से क्रमबद्ध गुना करते जाएंगे और प्राप्त गुणनफल को उनके सापेक्ष उपवर्ग में लिखते जाएंगे। एक एक कर सारी संख्याओं को लिखते हुए हम कुछ इस तरह संख्याओं को प्राप्त करेंगे। अब दाईं ओर केस बस से नीचे वाले विकर्ण से शुरू करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब नीचे के विकर्ण से शुरू कर हम हर अंकों को जोड़ते जाएंगे व लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ 6 था तो 6 लिख लिया, 0 3 व 0 थे तो 0 3 जोड़ 0 हमारे पास हो गए 3। इसी प्रकार 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 2 हमारे पास हो गए 15। और इसी प्रकार हमारे पास बाकी के भी संख्याएं आ जाएंगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ हो गए 4 और फिर 1 जोड़ 4 जोड़ 1 हो गया 5 6 और फिर अंतिम में 0 है तो 0 का 0। तो अब हमें यह सारे योगफल प्राप्त हो जाएंगे। इन संख्याओं से हमें वर्ग ज्ञात करना है। जिन जिन संख्याओं में सिर्फ इकाई अंक है वहां पर हम उस संख्या को वर्ग संख्या के स्थानों पे एक एक कर लेते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 था तो 6 चला गया इकाई स्थान पर। अब हमारे पास 3 है तो वो चला गया दहाई स्थान पर। अब यहाँ 15 है, 15 में 2 अंक हैं तो इस संख्या को हमें तोड़ देना है। तो 15 को हमने तोड़ बनाया 1 और 5। 5 था इकाई अंक पे तो इसलिए यह अंक जाएगा ज्ञात होने वाले वर्ग संख्या के स्थान में, वह 1 जो बच गया वह जाकर 4 के साथ जुड़ जाएगा। तो 4 जोड़ 1 हुआ 5। अब यहाँ भी है हमारे पास सिर्फ 1 अंक तो यह अंक भी चला जाएगा एक स्थान पे और फिर 6 और अंतिम में हमारे पास बचता है 0 जिसका कि कोई भी मूल्य नहीं है। तो यह संख्या हो गया हमारे पास वर्ग संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 256 का वर्ग कितना होगा तो 65,536। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने कुछ और रोचक प्रतिरूप जाने और अंतिम में हमने यह भी सीखा कि किसी संख्या का वर्ग किस प्रकार ज्ञात करना है। हम अपनी अगली वीडियो में यह जानेंगे कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है और किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपने वर्ग और वर्गमूल भाग 2 पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, 14 व 15 के वर्ग संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? ऑप्शंस है ए 14, बी 15, सी 28 या डी 30। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 28। प्रश्न 2, पहली 7 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? ऑप्शंस है ए 7, बी 14, सी 28 या डी 49। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 49। प्रश्न 3, बिना गुणा किए यह बताइए कि 32 का वर्ग कितना होगा? ऑप्शंस है ए 1000, बी 1004, सी 1012 या डी 1024। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1024। प्रश्न 4, विकर्ण तरीका का प्रयोग कर यह बताइए कि 312 का वर्ग कितना होगा? ऑप्शंस है ए 93,744, बी 97,344,
सी 99,961 या डी 91,144। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 97,344। प्रश्न 5, 12 का वर्ग कितना होगा? ऑप्शंस है ए 144, बी 121, सी 100 या डी 81। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 144। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।